बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। जुमे का मुबारक दिन है, आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। साथ ही साथ माह रमज़ान का ये बाबरकत महीना है और इस बाबरकत महीने में हम लोग अल्लाह ताला से जो दुआएँ कर सकते हैं, जितनी भी हम दुआएँ कर सकते हैं, हमें सबको करनी चाहिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम करेंगे आज की अच्छी बात से। रहीम, ख़यानत और चोरी ये दो वो ऐसी बीमारियां हैं जिनसे इस्लाम ने अपने फॉलोअर्स को भरपूर तौर पर बचने का हुक्म अता फरमाया है। और मुनाफिक जो है उसके लिए ये निशानी करार दी है कि मुनाफिक जो है वो जब भी तीन निशानियों में से एक निशानी वाइज़ा तो मिना खाना, उसके पास जब अमानत रखी जाए तो उसमें वो ख़यानत करता है। तो हमें ये देखना है कि ख़यानत करने वाला जो है वो बज़ाते ख़ुद अपने आप को इस्लाम के लिबादे के अंदर रख कर मुनाफिकत के अंदर लेके जा रहा है। हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम इस बुराई से अपने आप को मुकम्मल तौर पर बचाएं। दूसरी चीज़ जो है वो चोरी है। ये दोनों मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन चोरी में हम देखते हैं कई किस्म की चोरी है। एक चोरी अल्लाह ताला के अमाल के जो इबादात के अंदर हुकूकुल्लाह के अंदर चोरी है, वो सबसे बदतरीन चोर करार दिया गया है, जो नमाज और दीगर इबादात की अदायगी में कमी कोताही करता है। इसी तरह हम ये देखते हैं नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, हुजूर क्या मोमिन फ़लाँ 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 गलती कर सकता है? आपने फरमाया नहीं नहीं नहीं। और यहाँ तक कि बात आई कि हुजूर क्या मोमिन ख़यानत कर सकता है? तो आपने फरमाया कि मोमिन हो और ख़यानत करे ये नामुमकिन है। तो लिहाजा हमें अपने मामलात जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं उसके अंदर भी हमें देखना है कि हम कहीं ख़यानत तो नहीं कर रहे। जितना टाइम हमारा तय हुआ है उसके अंदर जो खिदमात हमारी मुतय्यन हैं, क्या हम अपने दफातर के अंदर, अपने कारोबारी इदारों के अंदर, अपने मामलात के अंदर वो मुकम्मल सर अंजाम दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और अगर नहीं कर रहे तो फिर याद रखिए मुनाफिकत जो है वो कहीं और से नहीं आती, इंसान के अपने आमाल के अंदर से ही ज़ाहिर होती है। और चोरी जो है वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी हाल में ज़र्रा भर की भी पसंद नहीं फरमाई। और यहाँ तक चोरी के अंदर आपने वईदें इरशाद फरमाई हैं कि क़यामत वाले दिन जिसने एक ज़र्रा भी किसी का जानबूझ के चुराया होगा वो क़यामत वाले दिन पेश होगा इस हाल के अंदर कि वो उसके सामने माल पड़ा होगा, खा वो एक दिरहम ही क्यों ना हो, और फिर वो दुनिया को दिखाया जाएगा कि ये शख्स है जिसने दुनिया के अंदर रहकर एक दिरहम की चोरी की। मतलब क्या है कि ये वो चोरी इतना अजीम वबाल है कि क़यामत वाले दिन इसको दूसरों की नज़रों के सामने। ये थी जी आज की अच्छी बात जो कि आपके साथ शेयर की है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इन पर अमल करना शुरू कर दें हमारी दीन और दुनिया दोनों चीज़ें साथ चलती हैं, और साथ साथ हम आखिरत की तैयारी भी करते रहते हैं। जी आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलेंगे। पहली खबर क्या है जी, कौमी असम्बली बहाल, डिप्टी स्पीकर की रोलिंग कल अदम करार। खातून अव्वल की दोस्त के गांव के लिए नवाजिशात, 11 करोड़ 90 लाख के फंड्स लेकर। वज़ीर आज़म की रिहाइश का बिजली का बिल 12,000 रुपए, मुलाजिमीन बिल में कमी के लिए लेस्को ऑफिस पहुंच गए। और सेहत कार्ड पर इलाज, हुकूमत का इम्तिहान, नामुकम्मल सहूलियात पर अस्पतालों को तंबीह। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। सेहत कार्ड पर इम्तिहान की बात की जा रही है, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी तो आगे चल के पता चलेगा। हम आज की खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। मुस्कुरा रहे हैं, मैंने कहा अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, और वाकई हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए अभी तो आगाज है। हाँ। अभी तो आपने इख्तिताम तक जाना है, अभी तो आपने बड़ी चीजें देखनी है आगे। बिल्कुल आगे आगे देखें अब होता है क्या। पहली खबर की तरफ चलते हैं। पहली खबर है जी, स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा, हमजा फौरी इजलास के लिए आज हाई कोर्ट जाएंगे, बल्कि जा चुके हैं, और हमने आप तक अपडेट भी पहुंचा दी है। आजम नज़ीर तारड़ साहब की वसातत से उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई है, जो मौक़िफ़ अपनाया गया है वो भी हमने डिटेल में आपके साथ शेयर कर दिया। क्या कहेंगे इरफान पहली खबर की? अना देखिए, कल भी बल्कि पिछले चंद दिन से जो MPs थे उनसे रब्ता हमने किया, और उनसे जब बातचीत की, क्योंकि वो लोग भी वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे जिसमें हुकूमती MPs भी आते थे और अपोजिशन के भी आते थे। तो उनसे जब बात की जाती थी तो ऐसा लगता था कि शायद पंजाब असम्बली को किसी की निजी प्रॉपर्टी बना दिया गया है। क्योंकि आपको बताएं कि परसों हमारी बात हो रही थी खलील ताहिर सिंधु से, जो अपोजिशन के MPA हैं, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि अंदर जाने के लिए जो है वो रास्ता नहीं दिया जा रहा, MPs को रोक लिया गया है, ख्वाजा सलमान रफ़ीक को, ख्वाजा साद रफ़ीक को,
और उसके साथ साथ आप देखें ख्वाजा सलमान रफ़ीक के साथ ख्वाजा इमरान नज़ीर जो हैं इनको वहाँ पे रोका गया, और उसके साथ साथ खलील ताहिर सिंधू ने यह भी बताया कि वहाँ पे जो गार्ड्स की मदद से उन जो MPs के ऊपर तशद्दुद भी करवाया गया। तो ये एक गैर आइनी जो सूरत हाल पैदा हुई थी, जिससे पूरे पंजाब में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कि हम हुकूमत की बदनामी हो रही थी, पाकिस्तान का इमेज बड़ा एक बुरा जा रहा था कि किस तरह कल के फैसले के ऊपर थी। कल का फैसला आया, उसके बाद जो है वो हालात जो है वो कूल डाउन होना शुरू हुए। इस्लामाबाद में हालात बेहतर हुए वहाँ पे, क्योंकि इजलास की डेट भी दे दी गई, लेकिन अभी भी पंजाब में ये इशू है। और इसके लिए आज कल जैसे ही अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा था, और नामजद जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं हमजा शहबाज, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि फौरी तौर पे कल हम जो है वो हाई कोर्ट से रजू करेंगे पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से, क्योंकि आप देखें कि इसमें डिप्टी स्पीकर की जानिब से इजलास की रूलिंग, वो इजलास के लिए जो है वो ऑर्डर कर दिया गया। 7 तारीख को उन्होंने इजलास बुलाया, लेकिन उस इजलास को इन्होंने उसकी कोई कानूनी हैसियत ना रखी, और कहा गया कि नहीं, क्योंकि इजलास जो है वो 16 को ही होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से पहले ऑर्डर निकल चुका है, गजटेड ऑर्डर था, और इसी वजह से अब इजलास नहीं होगा। तो अब जो है हमजा शहबाज की तरफ से कोर्ट के अंदर जब वो पेश हुए हैं, तो उसमें यही कहा गया है कि आर्टिकल 130 के तहत जो है वो इजलास से नहीं रोका जा सकता। अब देखना है कि अदालत इसके ऊपर क्या फ़ैसला करती है। और इसमें आपको बताएं कि जो दरख्वास्त की गई है उसमें ये इस्तदा भी की गई है कि आज ही इस केस की जो हेयरिंग हो, आज ही इस केस को सुना जाए और इसके ऊपर जो है वो डिसीजन लिया जाए। तो अब देखना है कि अदालत इसके ऊपर आज इस केस को सुनती है, इसको काबिल समाअत समझती है, या इसको जो है वो, जैसे हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस लेकर गए, आज खुद नोटिस लिया गया, तो उसमें हमें 4 से 5 दिन का जो है वो टाइम लगा कि तमाम जो लोग थे उनके बयानात लिए गए, तमाम फ्रीकैन के बयानात लिए गए, और उसके बाद एक बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन जो है वो आया जिसने मुल्क के आइन को बचाया। और उसके साथ अच्छा जी, अब कल के डिसीजन पे मैं ये भी शामिल कर लेती हूँ, शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म मरियम नवाज़ की जानिब से ट्विटर पर पैगाम जारी किया गया और इंशाल्लाह कहा गया, वो कहती हैं पंजाब में आइन से खिलवाड़ करने वालों को भी मुंह की खाना पड़ेगी। हमजा शहबाज ये कह रहे हैं जी, और कौम को आइन की सरबुलंदी बहुत बहुत मुबारक हो। कल हमने देखा अपोजिशन की जानिब से भरपूर जश्न मनाया गया। बिलावल साहब ने कहा कि सब लोग अफ्तारियों का एहतमाम करें और यौम तशक्कुर मनाएं और जश्न मनाएं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी फिर मुश्तरका अपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें उन्होंने अगले लाहेमल का ऐलान भी किया। अब बिल्कुल आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो जश्न मनाए गए इस हवाले से, क्योंकि आइन की बालादस्ती रही। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं। इसमें जीत जो है वो आइन की हुई है, इसमें जीत पाकिस्तान की हुई है कि आइन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको जो दिल करे, जिसका जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ दे, अपनी मर्जी के मुताबिक उसको नहीं लेके जाया जा सकता। अगर इस तरह होगा तो लाकानूनियत जो है वो फैल जाएगी। जिसका भी दिल करेगा, जिसका जो दिल करेगा वो करेगा, और उसे पता है कि मुझे को पूछने वाला नहीं। लेकिन इस फैसले के बाद अब आगे देखना है कि क्या आइन तोड़ने वालों को सज़ा भी मिलती है कि नहीं, क्योंकि अभी तो जो फैसला किया गया उसके गैर आइनी इकदाम किया गया डिप्टी स्पीकर की तरफ से, जो उन्होंने जो रूलिंग अपनी दी थी, तो इसमें उसको गैर आइनी तो करार दे दिया गया। लेकिन क्या गैर आइनी देने के बाद अब इसकी सज़ा भी जो है वो उनको मिल पाएगी या नहीं, ये आगे चल के इसके ऊपर जो है वो शायद कभी बहस हो। और मुझे लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आइन तोड़ना जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि आइन को जो है वो तोड़ा गया, और अब इसकी सज़ा भी जो है वो आइन की तोड़ने की सज़ाए मौत है। अब देखना है कि इस पर किस तरह जो है वो केस को आगे लेके जाया जाएगा। लेकिन उसके फैसले के फौरी बाद आप देखें कि पूरी मुल्क के अंदर जश्न का एक समा था, लोगों के अंदर खुशी। हर जगह पे टीवी चैनल्स लोग लगा के बैठ के फैसले का पहले से इंतजार कर रहे थे, फिर उसके बाद जी जैसे फैसला आया, और ना सिर्फ हम लोगों ने तो वैसे ही टीवी लगा के बैठे थे, कहीं इधर उधर हो ही नहीं रहे थे। मैंने आम आदमी को इवन देखा, दुकानों पर भी लोग फैसला ना देखें, बहुत बड़ा इशू बना हुआ था कि आपके मुल्क में 4-5 दिन से आपके पास ना वज़ीर आज़म है। पंजाब में आप देखें जो सूरत हाल है, आज जो अदालत में भी केस जो है वो दायर किया गया है, अदालत में जो दरख्वास्त दी गई है उसमें भी यही कहा गया है कि 1 अप्रैल से आपके पास जो वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो नहीं है। तो ये किस किस्म का जो है वो मुल्क को बना दिया गया था कि इस मुल्क के अंदर एक एटमी पावर मुल्क हो, और उसके वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के उनका ना पता हो कि वो कौन है, या काबीना जो है डिज़ोल्व होगी हो, ना वज़ीर कानून हो, ना आपके पास वज़ीर दिफा हो। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर
मुल्क के अंदर जो हालात थे वो काफ़ी टेंस थे। इसी वजह से आपको हर शख्स जो था वो परेशान नज़र आ रहा था कि ये मामलात किस रुख जाएंगे, ये मामलात किस रुख जाएंगे। कल जब फैसला आया तो उसके बाद लोगों में के अंदर यकीन ठहरा कि यहाँ पे आइन की बालादस्ती है, यहाँ पे कानून की हुक्मरानी है, और इसी वजह से लोगों के अंदर काफ़ी एक खुशी का तासुर भी नज़र आया कि अब जो असम्बली जो है उसको दोबारा बहाल कर दिया गया। अब इसके अंदर जो है वो दोबारा से फ़ैसले साजी किए जाएंगे, वहाँ पे फ़ैसला साजी होगी, वहाँ पे अवाम की बात होगी। अभी तो आपके अवाम की बात करने वाला कोई नहीं था, सबको अपनी पड़ी हुई थी, कोई अपनी सीटें बचा रहा था, कोई अपनी वजारतें बचा रहा था, एक एक दिन के लिए लोगों को वजारतें दी जा रही थी। इस तरह के माहौल के अंदर मुल्क में एक अजीब जो कशमकश और तज़ब्ज़ुब का शिकार थे लोग कि ये मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। हम एक तरफ हम कहते हैं कि हम एटमी पावर हैं, दूसरी तरफ 5 रोज़ से हमारे पास ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और ना हमारे पास वज़ीर आला यही सोच रहे थे कि वज़ीर आज़म कहना भी है या नहीं कहना और वज़ीर आला पंजाब कहना भी है या नहीं कहना। एक तरफ सीएम साहब मंसूबों के इफ्तिताह कर रहे थे, दूसरी तरफ हमें समझ ही नहीं लग रही थी कि हमने क्या बोलना। लेकिन ये बड़ा फैसला जो कल आया है, इसके बाद जी अब आगे देखें जी, अहकामात जो वाज़े तौर पर जारी कर दिए गए हैं। अभी हमजा साहब भी चले गए हैं जी, उन्होंने भी हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। तो अब देखें जी आगे इसका मज़ीद जो है वो क्या रद्द-ए-अमल देखने में आता है। और इसके साथ साथ जी नाज़रीन, जो कल के फैसले पर लीगी जश्न मनाया, आज उनकी जानिब से यौम तशक्कुर भी मनाया जाएगा। तो हिकमत अमली क्या होगी, इस पर हम आके भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे अपोजिशन के किसी रुकन से हम रब्ता भी करें। फिलहाल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे साथ भी। खुशामदीद। अपोजिशन की जानिब से आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया गया, लेकिन इरफान दरख्वास्त तो दे दी गई, अब इसके बाद का तरीक़ेकार क्या होता है? हाईकोर्ट में जो दरख्वास्त जमा कराई गई है, अब इसके बाद क्या होगा? देखें, अब इसके ऊपर जो है रजिस्ट्रार की जानिब से ये फैसला किया जाएगा कि ये दरख्वास्त जो है काबिल समात है या नहीं। ठीक है। उसके बाद जब ये इसको काबिल समात करार दिया जाएगा, उसके बाद हेयरिंग होगी, तमाम जो फ्री कैन हैं उनको बुलाया जाएगा, जिसके बाद इसके ऊपर डिसीजन जो है वो हाई कोर्ट की जानिब से लिया जाएगा। ठीक है। जो इसमें थोड़ा सा टाइम दरकार होगा, क्योंकि तमाम जो पार्टिसिपेट हैं, जो तमाम फ्री कैन हैं, उनको बुलाना, क्योंकि इसमें आप देखें कि एक तरफ स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई की जानिब से इस इजलास को जो है वो 16 तारीख को बुलाया गया, उनकी जानिब से जो नोटिस जारी किया गया, उसमें अब वो ख़ुद जो है वज़ीर आला के कैंडिडेट भी हैं। एक जानिब जो दूसरे कैंडिडेट हैं हमजा शहबाज, उनकी जानिब से जो दरख्वास्त दी गई उसमें बताया गया कि आर्टिकल 130 के तहत जो है वो पंजाब असम्बली का इजलास जो मौखर नहीं किया जा सकता। अब इसकी आइन की जो शिक है 130, इसको क्लैरिफाई करना है हाई कोर्ट की जानिब से। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 5 था या उसके साथ साथ दीगर जो आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 95 था, इसकी तशरीह करते हुए उसके ऊपर डिसीजन दिया था। यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ प्रैक्टिस होगी कि अब क्योंकि हमजा शहबाज की जानिब से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज खुद नोटिस था, यहाँ पे हमजा शहबाज की जानिब से दरख्वास्त दी गई है, और अब रजिस्ट्रार जो है अगर इसको काबिल समात करार देते हैं तो उसके बाद इसके ऊपर हियरिंग का अमल जो है वो होगा और दोनों फ्री कैन को बुलाया जाएगा। दोनों फ्री कैन को बुलाया जाएगा। इरफान, हम यही से सिलसिला आगे जोड़ेंगे। अभी हमें लीगी रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, बहन आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कल के फैसले पर पहले आपका एक कमेंट चाहिए, फिर जो आज यौम तशक्कुर मनाया जाएगा, आपकी आगे की हिकमत अमली होगी, उसके बारे में जानूंगी। कल के फैसले पर क्या कहना चाहेंगे? मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे लिए कल का दिन है, बहुत बड़ा दिन है इस वाले से कि कल आइन और कानून की एक जीत हुई है। कम अज कम जो गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दामातों का रास्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ये रोक दिया, और ये तमाम जमातों के लिए, तमाम कौम के लिए फैसला, सिर्फ ये तहरीक इंसाफ मुस्लिम जमहूरियत पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारी जो आइंदा वाली नस्लें वो भी इससे इंशाल्लाह फ़ायदा इस हवाले से उठाएंगी। बहुत कम कानून और आइन के दायरेकार में हर जमात, हर लीडर को रहना पड़ेगा। बुनियादी मकसद इलेक्शन से आगे कुछ होना नहीं था, हम खुद इलेक्शन तरफ जाना चाहते थे, और हम काफ़ी अरसे से ये कह रहे थे कि इलेक्शन की हुकूमत जाए, क्योंकि इस हुकूमत से मुल्क नहीं चल रहा। लेकिन सबसे पहली और अहम जरूरत ये थी कि जो इमरान खान साहब की तरफ से एक गैर आइनी इक़दाम और इक़दामात किए गए थे, ज़ाहिर उनको एक दफ़ा रिवर्स करना और एक दफ़ा आइन और कानून के मुताबिक उनको चलना इंतहाई ज़रूरी था। तो कल का दिन किसी भी डेमोक्रेट के लिए, किसी भी जमहूरियत पसंद के लिए इसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, बहुत ही खूबसूरत दिन है। इस वाले से कल मैं समझता हूँ कि आइन और कानून की फतह नहीं है, ना किसी की हार है ना किसी की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है बुनियादी तौर पर।
सही। अच्छा जी ख्वाजा साहब, अब आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया गया है, क्या प्लान है आपका? साथ ही साथ हमजा शहबाज शरीफ साहब ने भी हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, क्या कहेंगे इस पर? जी, पहल गुजारिश है कि हम ऐसी सूरत पंजाब में फेस कर रहे हैं, और जो हथकंडे कौमी असम्बली में शुरू किए गए थे इमरान खान की तरफ से, वैसे ही यहाँ पे ज़ाहिर तहरीक इंसाफ और उनकी जो इसका अलाई जमात है, ज़ाहिर इसको स्पीकर साहब उनके कैंडिडेट हैं, तो यही सूरत यहाँ पे जो जिसको हम फेस कर रहे हैं। 3 अप्रैल को जो इजलास था उसमें जो सूरत हुई वो मीडिया के जरिए पूरी कौम के सामने है, और उसके बाद हम समझते थे कि 3 अप्रैल को वोटिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि अपनी असलियत हमने 3 अप्रैल को शो कर दी थी। फिर उसके बाद हमने 2 दिन पहले फ्लैटिंग रोज में इजलास किया, क्योंकि 6 तारीख को ज़ाहिर है कि इजलास डिप्टी स्पीकर साहब ने अनाउंस किया था। अब गुजारिश है कि गवर्नर साहब सरवर साहब का भी जो प्रेस टॉक है वो सबके सामने, किस तरह उन पर दबाव डाला गया इमरान खान साहब की तरफ से, फैज फतह साहब की तरफ से, कि किस तरह हुकूमत बच जाए, चाहे आइन और कानून पे कॉम्प्रोमाइज होता रहे। यही डिप्टी स्पीकर साहब के साथ किया गया, उन पर दबाव डाला गया कि आप इसको लेट करें, क्योंकि आपके पास अगर मेंबर्स पूरे नहीं हैं और आप ऐवान की अच्छे ताकत साथ करेंगे, तो फिर ये राइट उसी जमात का या मुद्दा ऑपोजिशन का है कि उनको उसको राइट दिया जाए। तो उसी बुनियाद से जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला किया है, क्योंकि कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो पंजाब का मामला है वो हाई कोर्ट जाएगा। हमने कल ही अभी पिटीशन तैयार कर दी थी, कल थोड़ा लेट हो गए थे, तो मेरा ख्याल या तो जमा हो गई होगी, आज जमा हो जाएगी, और इंशाल्लाह 3 से 5 दिन में। तो हमने तो है कि 16 अप्रैल से पहले, क्योंकि इस वक्त बदकिस्मती से पंजाब का कोई वज़ीर नहीं है और एक 12 करोड़ लोगों का सूबा है जहाँ पे भारत की पर्सपेक्टिव की जरूरत है। तो हम इंशाल्लाह तवक्को करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि जल्द से जल्द फैसला आए, और जो पंजाब असम्बली में अदम बात की तारीख है वो ज़ाहिर है उसको आगे प्रोसेस चला जाए। ठीक है ख्वाजा साहब, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप लोगों की तैयारी मुकम्मल है? एक अलामती इजलास कराया, वोटिंग कराई, और उस पर दावा भी ये किया गया कि आपके नंबर्स पूरे हैं, तो इस पर आपकी तैयारी मुकम्मल है? जो दावा किया गया है उस पर आप क्या कहेंगे? अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे पास 199 से ज़्यादा अफराद हैं, और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह जब 3-4 में इलेक्शन होगा तो इंशाल्लाह ये 200 को क्रॉस करेंगे। ठीक है जी, 200 को क्रॉस करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा सलमान रफीक साहब लीगी रहनुमा हमारे साथ मौजूद, आगे की हिकमत अमली बता रहे थे। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और बताया कि किस तरह जो है ऑपोजिशन, ना सिर्फ ऑपोजिशन बल्कि पूरे मुल्क में जो है इस फैसले को सराहा जा रहा है, और इस फैसले के बारे में कहा जा रहा है कि बिलाशुबा आइन और कानून की बालादस्ती है। इरफान, हम वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आप बता रहे थे कि अब जिस तरह रजिस्ट्रार की जानिब से फैसला किया जाएगा। बिल्कुल, अब रजिस्ट्रार की जानिब से ये फैसला होगा तो उसके बाद अगर ये समाअत के काबिल हुई तो इसके ऊपर जो है वो बहस होगी। बात ये थी कि जिस तरह हम देखते थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज खुद नोटिस था, और उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये फैसला किया कि इतना बड़ा काम जो है वो हो चुका है, इसके ऊपर आइन क्या कहता है उसको देखा जाए। तो उसमें आप देखें कि 5 से 6 रोज़ जो है वो लगे, और उसके बाद ये डिसीजन आया। इसी तरह सेम एज इट इज़ जो है वो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमजा शहबाज जो कैंडिडेट हैं उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दी जा रही है, और उसके बाद जो है अब इसके ऊपर हेयरिंग होगी, दोनों फ्रीकैन को बुलाया जाएगा कि पूछा जाएगा कि आप आखिरकार इजलास क्यों नहीं हो रहा। इसमें आपको बताएं कि पहले भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पहले ये जब ये बात चल रही थी कि डिप्टी स्पीकर ने इजलास तलब कर लिया गया है, और तब भी हेयरिंग थी, तो उसमें उनकी जानिब से कहा गया था कि क्या इजलास जो है वो सिर्फ पंजाब असम्बली में हो सकता है, इसके अलावा खुले इलाके में नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर अपोजिशन की जानिब से आपको याद होगा कि अवारी एक्सप्रेस जो होटल है गुलबर्ग में, वहाँ पे उनकी जानिब से एक अलामती इजलास जो है वो बुलाया भी गया था, और उसके अंदर वोटिंग भी होगी थी, जिसमें 199 वोट लेकर हमजा शहबाज जो है उनको वज़ीर आला जो है वो नामज़द भी कर दिया गया था, और बहुत मुबारकबादें भी दी गई। लेकिन वो तमाम चीज़ें अलामती थी। असल जो है आपका आइन, आपकी जो है पंजाब असम्बली, इसके अंदर सारी चीज़ें होंगी, और इसको जिस तरह किडनैप किया गया है, जो एक वो ऐसी अलामत थी जिससे पूरे पाकिस्तान में मुल्क की बदनामी हो रही थी, और खुसूसी तौर पे पंजाब असम्बली को ऐसे लग रहा था जैसे किसी की जाती मलकियत है, कि आपने लोगों को अंदर बिठाया, जो हमने मंजर देखा, हाँ, लाइट्स ऑफ कर दी गई, खारदार तारें लगा दी, लगा आपने लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे, 144 नाफिज है, रेंजर्स तैनात कर ऐसे दी ही गई। है। और देखें कि इसमें जो ज़िले इंतज़ामिया है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी बड़ा इसके ऊपर क्विक एक्शन लिया, और ये चीज़ें जो हैं
ये भी शायद अभी इसके ऊपर भी इंक्वायरी हो कि किस तरह आपने 144 जो है वो लगा दी, जब आपको मालूम है कि वहाँ पे हुकूमती एमपीए या अपोजिशन के एमपीएस वहाँ पे आ रहे हैं। तो 144 के तहत तो कोई भी शख्स जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा अफराद खड़े होंगे तो उनको आप गिरफ्तार कर सकते हैं। और उसका शायद नोटिस करवाने का मकसद भी यही था, क्योंकि जिस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं कि पंजाब असम्बली आप बंद कर दें, फौरी तौर पे कमिश्नर ये ऑर्डर कर दे कि जी 144 लगा दें, और उसके बाद रेंजर को तलब कर दिया जाए, और उसमें ये भी ऑर्डर में हो कि अगर कोई अमन व अमान की सूरत हाल के अंदर खलल डाले तो उसको आप 3 दिन के लिए डिटेंशन ऑर्डर भी उसके ले सकते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ी सख्त ज्यादती थी कि इस तरह और आपने अपोजिशन की जानिब से ये बयानात भी सुने होंगे कि ऐसे अहकामात मानने से इनकार करें जो गैर आइनी है, कि आप पंजाब असम्बली का आपको पता है कि इजलास तलब किया गया है और उसी रोज़ आप 144 जो है वो भी वहाँ पे इम्पोज कर दें, रेंजर्स को भी बुला लें और ये भी कहें कि अगर किसी ने इसकी खिलाफवर्जी की तो 3 दिन के लिए नजरबंद होगा। इस तरह कानून को जो है वो हाथों में कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। इरफान, मुझे ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद जब वापस आएंगे तो खातून अव्वल की दोस्त के गाँव के लिए नवाजिशात जो की गई हमने उसका जिक्र करना है। ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ में। ब्रेक के बाद खुश आमदीद और खबर ये है जी, 11 करोड़ 90 लाख रुपए के फंड्स दिए गए खातून अव्वल की दोस्त के गांव के लिए, ये नवाजिशात की गई। और कल हम आमिर भाई के साथ डिस्कस कर रहे थे बैग की कीमत क्या थी। मैंने कहा हर गुजरते दिन के साथ बैग की कीमत ही बढ़ती जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो आमिर भाई कहते हैं डॉलर बढ़ेगा तो कीमत भी बढ़ेगी। खैर, ये अब एक के बाद एक हमें इंकशाफात हो रहे हैं और मैंने तो पहले भी ये बात की थी कि जी अगर ये सब कुछ पहले पता था, पहले क्यों नहीं कोई जिक्र कर रहा था। ना उसकी वजह थी, आप देखें कि इस हुकूमत के अंदर आपने पीका एक्ट किस वजह से लाए थे। हाँ, पीका एक्ट आप इस वजह से लाए थे कि जब भी जहाँ पे कोई आपसे ऐसी बात करेगा उसको आप उठा लेंगे। और हमने एग्जाम्पल्स देखी, हमने देखा कि मोहसिन बेग को घर से उठा लिया गया, हमने देखा कई आमिर मीर जो जर्नलिस्ट हैं उनको घर से उठा लिया गया। उन लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर बात की थी सिर्फ, अभी उन्होंने कोई इस तरह जो इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर तरीके से कवरेज नहीं की। सिर्फ उन्होंने बात की अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, तो उनके साथ ये होना शुरू हुआ। तो आप किस तरह समझते हैं कि अगर इस तरह कोई बात करता टीवी चैनल के ऊपर, अखबारात में, तो उसको ये छोड़ते? उसके साथ किस तरह के ये हुकूमत जो थी वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही थी। वो तो टीवी चैनल्स को, वो अखबारात को जिनके सर के ऊपर ये चढ़कर इस हुकूमत में आए थे, वो उनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहे थे। और उसके मुतबादिल के तौर पे पैरेलल जो वो अपना सिस्टम चला रहे थे, वो यूट्यूबर चला रहे थे, वो टिकटॉकर से मिल रहे थे, वो ट्विटर अकाउंट होल्डर से मिल रहे थे, ताकि हम सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अपनी करें, क्योंकि उनको लगता था मीडिया शायद उनका दुश्मन है जो सच्चाई दिखा रहा है। लेकिन अब उनको रियलाइज़ होगा कि मीडिया जो चीज़ें दिखा रहा था वो आपके भले के लिए थी। अगर आप उसके ऊपर नोटिस लेते, अगर उनके ऊपर कोई काम कर लेते, तो शायद आज ये दिन ना देखने पड़ते कि लोग इस तरह बातें ना करते। हर शख्स जो है वो मुतनफ़र आपने कर लिया अपने आप से। अपने करीबी दोस्त जो थे, अभी मैं अखबार में ये खबर देख रहा था, अखबार में तस्वीर देख रहा था, और इस तस्वीर में कई ऐसे मुझे चेहरे नज़र आए जो इस हुकूमत के साथ फिर चलते थे, हर वक्त इनके शाना बिशाना होते थे, इनके अच्छे बुरे दिनों में इनके काम आते थे। अब वो आपको अपोजिशन के साथ नजर आते हैं क्योंकि उनके साथ आपने अच्छा नहीं किया। अलीम खान नज़र आया आपको असद खोकर नज़र आए, इसी तरह आपको बहुत से MNA MPs जो हैं वो नज़र आते हैं, जो इस हुकूमत ने सिर्फ अपनी सोच की बिना के ऊपर, अपनी ईगो की बिना के ऊपर उन लोगों से हाथ धो बैठे। आपने डिप्टी स्पीकर जो हैं पंजाब असम्बली, वो देखें वो कितना एक ज़बरदस्त आदमी आपके साथ था, जिसको आपने सिर्फ ये बातें करके और इस तरह के गैर आईनी इकदाम करके अपने साथ से हटा लिया। चौधरी सरवर साहब एक बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल कि उनको आप बैरून मुल्क से लेके आए कि ओवरसीज पाकिस्तानी में वो शख्स जिसका बहुत ज़बरदस्त इमेज है वो आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा, और उस शख्स ने किया भी। उस शख्स ने यूरोप के अंदर जितनी एफर्ट की इस PTI को स्टैंड करने के लिए, तरीके इंसाफ के लिए, लोगों के लिए काम किया उन्होंने, वो वाकई कोई लोग जो हैं वो उस चीज़ को नहीं बुला पाएंगे। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ किस तरह का रवैया रखा गया, जिसके बाद आखिरकार वो फट पड़े। अलीम खान देख लें, उनके साथ क्या किया गया। जो लोग अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थे, जहांगीर तरीन देख लें, उनके बारे में कहा जाता था कि वो ATM है। अब शायद यही इशू चल रहे हैं कि ये दोनों ATM जो हैं ये तो अपोजिशन में चली गई,
तो वो एटीएम से जो पैसे निकलते थे अब वो कौन खर्च करेगा? कौन खर्च करेगा? अच्छा इरफान, मुझे ये बताएं कि मतलब दोस्ती की बुनियाद पर सिर्फ और सिर्फ, मैंने कल भी कहा था ऐसी दोस्त हमें भी मिल जाती, मतलब आपने वाने वज़ीर आला पंजाब को एकामात देकर शेखुपुरा में अपने गांव के लिए फंड्स जारी करवा दिए, ये सिर्फ दोस्ती की वजह से ना देखे इसमें तो कमाल ही नहीं हो गया। मैं तो समझूंगा ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर उन्होंने इस तरह करके को फंड जारी करवा लिए, क्योंकि पूरे पंजाब की अगर आप हालत देखें, आपको हर जगह टूटी फूटी सड़कें नज़र आती हैं, आपको गंदगी के अंबार नज़र आते हैं, आपको कोई वहाँ पे सिस्टम जो है वो नज़र नहीं आता। जहाँ पे खातून अव्वल की अगर दोस्त ने अपने गांव के लिए 11 करोड़ 90 लाख रुपए के फंड करवा लिए, छोटी रकम नहीं है, नहीं छोटी रकम नहीं है, लेकिन शेखुपुरा एक बड़ा ज़िला भी तो है। हाँ। इसको आप इतना छोटा लाइट ज़िला ना ले, बड़ा ज़िला है, लेकिन अगर ये 11 करोड़ जो उसके 90 लाख रुपए के फंड ग्रांट किए गए, क्या इसको लगाया भी गया है कि नहीं? हाँ। ये देखने वाली चीज़ है। देखिए फंड लेना किसी ज़िले के लिए, उन्होंने अपने लिए तो नहीं ना लिए, उन्होंने ज़िले के लिए, ज़िले की सड़कें बनेगी, ज़िले के इश्यूज जो हैं वो हल होंगे, तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन असल चीज़ आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कहीं इन पैसों से बैग तो नहीं ले लिया उन्होंने? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फंड जो है ये वाकई उस ज़िले के ऊपर लगे भी कि नहीं, हाँ। ये एक चीज़ चेक करने वाली है, क्योंकि अभी अली रामे की खबर के मुताबिक तो ये फ़ंड दिए गए हैं, इसके अंदर ये नहीं लिखा गया कि फ़ंड का यूटिलाइज वहाँ पे किया गया है कि नहीं। ये शायद वो नेक्स्ट स्टोरी के अंदर देंगे कि फ़ंड कहाँ पे लगे, लेकिन अगर फ़ंड लगे हैं वहाँ पे तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर नहीं लगे तो जैसे बाकी केसेस की तहकीकात की जा रही हैं कि फ़लाँ DC के पैसे लिए गए, फ़लाँ कमिश्नर की तैनाती के पैसे लिए गए, फलां DIG के तैनाती की बारी आराम से आई जाएगी। अच्छा, फराह खान के सिफारशी अफसरान की छुट्टी का फैसला, नई तैनाती के लिए फरिश्ते तैयार। CM साहब ने तो कल फराह खान साहिबा के हक में ट्वीट किया था और आज हम ये खबर शेयर कर रहे हैं कि जो इनकी सिफारिश करेगा उसकी छुट्टी करा दी जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, अभी ये देखें वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये बयान दिया गया था कि उनका कोई ऐसा अमल दखल नहीं था, वो बड़ी नेक पारसाल औरत हैं और उनका ऐसा कोई किरदार नहीं था जिसमें इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी ने ऐसे सिफारशी जो थे उनको साइडलाइन करने के लिए जो है वो इकदाम करने शुरू कर दिए हैं। अब इसमें ये भी हो सकता है कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं, क्योंकि इनके बारे में भी यही अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा था कि जितने भी मशीनरी है वो फराह बेगम जो हैं, वो फराह गुज्जर हैं, वो उनकी जानिब से उसके ऊपर असरअंदाज हुआ जाता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी ये हालात हों और अब ऐसे लोगों को साइडलाइन करने के लिए तैयारियाँ की जा रही हों कि जो लोग वहाँ से पोस्टिंग करवा के आए या उन्होंने अपने मकासद जो थे वो सिर्फ उस शख्सियत को खुश करने के लिए रखी हुई थी, उन चीज़ों की एहतसाब होगा तो फिर पता चला जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये एहतसाब हो तो ऐसे लोग जो पैसे देकर उन्होंने पोस्टिंग करवाई उनके बारे में भी कड़ा एहतसाब होना चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ उनको ओहदों से हटा दिया जाए और वो फिर अगले 5 साल इंतज़ार करें या 4 साल बाद इंतज़ार करें कि ये हुकूमत भूल जाए तो हम दोबारा से पोस्टिंग ले लेंगे। क्योंकि हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जिसमें अदालत की जानिब से फैसले किए गए कि आपने इनको पोस्टिंग नहीं देनी, कुछ अरसे के बाद वही अफसरान जो हैं वो उन्होंने पोस्टिंग भी ले ली और उनको अच्छे अच्छे जो अजला हैं वो भी दे दिए गए। तो यहाँ पे भी अगर ऐसे लोग सिफारशी जो मौजूद हैं जिनकी पॉइंटेशन की जा रही है, और ये आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से बहुत अरसा पहले से इसके ऊपर पॉइंटेशन की जा चुकी थी कि कौन कौन से अफसर किस तरह सिफारिश के ऊपर लगते हैं, कौन कौन पैसे देकर लगता है, कौन कौन लोग पैसे लेते हैं। ये तमाम की तमाम रिपोर्ट जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन जो रिपोर्ट्स के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। तो जब सब कुछ खुद इरफान कराया जा रहा होगा तो अमल दरामद होगा, यही बात है। लेकिन इदारे देखिए, इदारे इंडिपेंडेंट काम करते हैं, इदारों की तरफ से रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट की जाती हैं और यहाँ पे भी रिपोर्ट्स जनरेट की गई थी। और हमारी इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के जो भाई हैं, वज़ीर आला पंजाब के जो रिलेटिव्स हैं, उनके बारे में भी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट को भिजवाई थी, लेकिन शायद उसके ऊपर यानी नवाज शरीफ सिर्फ अपने तक नहीं, पूरे खानदानों को नवाजा गया और परेशान किया गया। लेकिन बात यह है कि इसके ऊपर एहतसाब किया जाए, चेक किया जाए कि अगर आपने किसी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट, तो उसको वेरीफाई किया जाए और उसके ऊपर अगर वो गिल्टी होता है तो उसको करार वाकई सजा दें, ताकि
सिस्टम को ट्रैक करने वाले लोग जो हैं वो बच ना पाए। और इन्होंने इराक गलापे थे इंसाफ के, इन्होंने मेरिट की बातें की थी और एहतसाब की बातें की थी, अब खुद ही उसकी पकड़ में आ गए हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमने अगली खबर डिस्कस करनी है। वज़ीर आज़म की रिहाइश का बिजली का बिल सिर्फ 12,000 रुपये, ये मेरे ख्याल से 2 कमरे वालों, जिनके 2 कमरों का घर है, उनको भी नहीं आता। ब्रेक के बाद आकर डिस्कस करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हाँ, जो बात करते थे बिल जलाने की, दिल जलाने वाली बातें हो गई हैं। और वो बिल जलाना इसलिए मेरे ख्याल से कहते थे क्योंकि 12,000 रुपये बिल, मेरे ख्याल से वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ मोहतात होकर बिजली इस्तेमाल करते हैं, 12,000 तो उनको भी नहीं बिल आता होगा। इरफान, क्या कहेंगे? अना, बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अब ज़मान पार्क में जो वज़ीर आज़म का हाउस है, इसमें 3 मीटर लगे हुए हैं और 3 मीटर में से 2 तो जहाँ पे आता ही उसका 0 यूनिट जो है उसका चार्ज किया जाता है, उसका बिल आता ही नहीं। 1 मीटर जो है जिसके ऊपर आपके सिक्योरिटी कैमराज की लाइट्स जो हैं, वो सिक्योरिटी कैमराज जो हैं या दीगर जो सिक्योरिटी के गैजेट्स हैं वो इसके ऊपर लगे हुए हैं। इसमें घर में आपको पता है कि घर में कोई यहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो आते ही नहीं है, वो रहते ही नहीं है, कई अरसे से आ ही नहीं रहे। जब पाकिस्तान लाहौर आते हैं तो उसके बाद वो गवर्नर हाउस या CM सेक्रेटेरिएट के बाद वो वहाँ से वापस चले जाते हैं, वहाँ पे रिहाइश तो रखते नहीं हैं। वहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी का अमला मौजूद है और उसमें भी सिर्फ जो सिक्योरिटी गैजेट्स हैं वो इस मीटर के ऊपर हैं। उसका बिल जो है देखें आप कि 12,000 रुपये आ गया और उसके ऊपर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तशवीश हो गई कि यार ये 12,000 रुपया बिल कैसे आ गया। अच्छा, मैं तो घर पे रहता ही। 2 मीटर्स हैं, 1 साल से 0 यूनिट चार्ज किए जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी डेफिनेटली वजह ये होगी कि वज़ीर आज़म को जो है, जैसे आप सरकारी मुलाजमीन हैं, जैसे आप देखते हैं कि बाबडा के मुलाजमीन हैं, उनको कुछ यूनिट जो हैं वो दिए जाते हैं। इसी तरह वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट, क्योंकि इसको डिक्लेयर किया गया है, उनका घर है, तो इसी वजह से उन 2 यूनिट जो बिल हैं, 2 मीटर हैं, उस पर तो 0 यूनिट जो है वो दिया जा रहा है। और एक ये जो मीटर था, क्योंकि उसके ऊपर 2 जो मीटर हैं उसके ऊपर आप 0 दे सकते हैं, लेकिन बाकी जो हैं इसके ऊपर तो आपको देना पड़ेगा ना बिल। बिल्कुल। यहाँ पे भी 12,000 रुपया आपको देना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी वज़ीर आज़म साहब की भी चीखें निकल गई हैं कि यार 12,000 रुपया बिल, और जिसमें 6,000 रुपया फ्यूल एडजस्टमेंट के पैसे हैं, उसमें वो उनके कोई यूनिट नहीं चले, उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट जो तो इन्होंने ही आम बढ़ाई। आदमी के लिए भी इस तरह ही मुश्किल होती है ना, आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं यही बात कर रहा हूँ कि एक वज़ीर आज़म जो है वो अगर परेशान हो सकता है, क्योंकि उनके अमले ने लेस्को ऑफिस में जाके बताया कि साहब जो हैं वो खुद बिल देखते हैं, खुद बिल जो है देखने के बाद उसको पे करवाते हैं। तो साहब ने जब बिल देखा होगा तो साहब ने तो डेफिनेटली उस वक्त जो है वो परेशानी का इजहार किया गया होगा कि मैं वहाँ पे जाता भी नहीं हूँ, मैं वहाँ पे इस्तेमाल भी नहीं करता हूँ बिजली, तो ये 12,000 रुपया कैसे आ गया? जला दे, मैं तो ये वही है। अब ना जलाइएगा प्लीज़ अब, क्योंकि अगर आप जलाएंगे तो शायद अब जो है इसके ऊपर, क्योंकि ये भी एक कानून की खिलाफ वर्जी है कि बिल देना भी एक कानून है। अगर आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं सरकारी, उसका जो बिल है वो आप देंगे नहीं, आप उसको जलाएंगे। के लिए आम आवाम है ना बेचारे, जिनका कनेक्शन काट जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या लगे? सेहत कार्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने जाके कहा ना कि अब मेरा बिल जो है इसको फ्यूल एडजस्टमेंट के पैसे खत्म कर लें, तो लेस्को ने जवाब दिया सॉरी, ये बिल में फ्यूल एडजस्टमेंट आपने ही लगाई है, तो ये फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो कम नहीं हो सकती। तो ये आपको 12,000 रुपये आपको बिल देना ही पड़ेगा। बिल देना पड़ेगा। सेहत कार्ड की बात कर लेते हैं जी। सेहत कार्ड पर इलाज हुकूमत का इम्तिहान बन गया। सहूलियात पर अस्पतालों को तंबीह जारी की गई है। पहले दिन से हर टीवी चैनल पर हमारा अपने प्रॉपर शो हुए इस पर के सहूलियात मुकम्मल नहीं है। अस्पताल जो हैं वहाँ पर जो चीज़ें मेंशन की गई हैं, जाके भी विज़िट किया गया तो वो साफ बता रहे हैं अस्पताल जी यहाँ पर ये सहूलियात नहीं है। लेकिन राग अलापे गए कि सेहत सहूलियात दी जाएंगी और गरीब आवाम के लिए, बल्कि तमाम लोगों के लिए जो है वो सेहत सहूलियात जो है सेहत कार्ड के नाम पर दी जाएंगी। तो असल हकीकत क्या है? अब कहा जा रहा है इम्तिहान बन गया है, तो इम्तिहान तो आगे बहुत सारे आ रहे हैं जी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का इजलास हुआ। इलाज मुआवजे की मुकम्मल फराहमी ना करने वाले अस्पतालों को पैनल से निकाल दिया जाएगा। ये हालात इरफान मजीद आगे खराब होंगे और एक एक करके तमाम ही अस्पताल निकल जाएंगे। बिल्कुल निकलेंगे। आप देखेंगे इसमें जब ये सेहत कार्ड इशू किए गए तो उस वक्त भी हमने कहा कि ये आप सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं या बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं इनको नवाजने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। ये कोई आम आदमी के लिए नहीं हो रहा, जिसमें आप कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए तक वो इलाज करवा सकता है जब वो कार्ड लेके जाता है
तो उसको कह दिया जाता है फ़लाँ इलाज नहीं होता, फ़लाँ इलाज नहीं होता। सिर्फ वो इलाज किए जाते हैं जिसमें डॉक्टर्स की या उस हॉस्पिटल की कमीशन जो है उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो। जहाँ पे परसेंटेज कम है वो उस चीज़ का इलाज नहीं करते। जैसे गायनी का परसेंटेज बहुत कम है, उसका इलाज जो है वो हॉस्पिटल नहीं करेंगे। डेंटल सर्जरी जो है उसका तो मेंशन भी मत करें ना कि ये सहूलियात दी जा रही हैं। देखें, इस गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा जो है वो उसका एडवांटेज ही आप कह लें कि उन्होंने झूठ इस कदर लाउडली बोला कि लोगों को सच लगना शुरू होगा। लोगों से कहा गया कि 40 रुपए जो फ्यूल है वो मिलना चाहिए आपको। असद उमर जो असेंबली में हिसाब करके बताते रहे कि 40 रुपए लीटर आपको फ्यूल मिलना चाहिए, आपसे गवर्नमेंट 110 रुपए ले रही है, आपसे बहुत ज्यादती कर रही है। लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि यार एक मिनिस्टर जो एक वजीर जो है, एक एमएनए जो है वो असेंबली के फ्लोर के ऊपर ये बात कर रहा है, उसको कोई डिनाइल नहीं कर रहा, तो ये बात ठीक होगी। इन्होंने कंटेनर के ऊपर चढ़ के कहा कि ये लोगों ने करप्शन की है, इन लोगों ने लूट मार की है। 4 साल से आपने 1 रुपया साबित नहीं किया, 1 रुपया उनसे वापस नहीं ले सके। लोगों ने यकीन कर लिया कि हाँ इन्होंने वाकई लूट मार की होगी। उसी तरह आपने इस कंटेनर के ऊपर खड़े होकर लोगों से कहा कि बिलों के पैसे जो है जब 1 रुपया डॉलर बढ़ता है तो इसका मतलब है कि हुकूमत चोर है, आपका वजीर आजम चोर है। अब डॉलर 190 रुपये पे चला गया, अब हम किस वजीर आजम को चोर समझे? बिजली के बिल कहाँ पे चले गए, किसको हम चोर समझे? तब आप कहते थे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो गरीब आदमी को भी वैसे मिलेंगी जैसे अमीर आदमी को मिलती हैं। वो सिर्फ बातें, लोगों को तब लगा कि ये सच होगा। ये चीज़ें जो झूठ था उनका वो ऐसे लाउडली बोला गया कि लोगों ने उसको यकीन, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ जानी शुरू हुई कि ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा होता रहा है और उस धोखे के अंदर हमें जो बेवकूफ़ बनाया गया। लेकिन अब शायद लोगों अब को ये हकीकत इसकी खुलती जा रही है कि कितनी लेकिन सहूलियात अब दी जा रही देखें हैं। इसमें जो कल इजलास बुलाया गया ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का, इसमें अब ये जो थ्रेट किया गया है उन हॉस्पिटल्स को कि अगर आप लोग इसमें आपने इलाज मुआवजा ठीक ना किया, मुनासिब चीज़ें ना दी तो उसके बाद आपको हम पैनल से निकाल देंगे। ये एक थ्रेट अच्छी है, ये थ्रेट आपको पहले देनी चाहिए थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ आपको परसेंटेज जब आपने इसके साथ डिसाइड की कि किस हॉस्पिटल को हमने परसेंटेज इलाज मुआवजे के ऊपर किस हिसाब से देनी है, तब आपको ये चीज़ें करनी चाहिए थी। अब इन चीज़ों और का कोई मुझे फायदा समझ नहीं। नहीं आती वो लोग जो कि जिनको ऐसा इतना इन मामलात का पता भी नहीं है, इलाज मुआवजे के लिए जाएंगे, पहले ही लोग इतने परेशान होते हैं, वहाँ पे जाके उनको इन झंझटों में पड़ना पड़ेगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। थैंक यू सो मच इरफान, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस जानिए, हम हेडलाइंस के बाद आपको एक बार फिर से शो में ज्वाइन करेंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम सेगमेंट्स शामिल करने वाले हैं और सेगमेंट्स में हम आपको रेट्स भी बताएंगे, मौसम की सूरत हाल भी बताएंगे, इसके साथ साथ सेल्स और प्रमोशन का भी जिक्र होगा। सबसे पहले आगाज़ करते हैं आज के पहले सेगमेंट से, जान लेते हैं मौसम कैसा है। अच्छा जी, गर्मी की शिद्दत तो बढ़ती चली जा रही है और टेम्परेचर आज कहा जा रहा है 41 तक पहुंच जाएगा। वैसे ही रोज़े चल रहे हैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा महसूस हो रहा है कि गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा है। और फिर इस महीने में जिस तरह से हमने कभी भी नहीं देखा था, अप्रैल में इस तरह से गर्मी की इतनी ज़्यादा शिद्दत हो जाएगी तो माह रमज़ान की वजह से भी कुछ लोग कह रहे हैं महसूस हो रहा है, लेकिन 41 टेम्परेचर इस महीने में अच्छा खासा ज़्यादा है। तो आज का मौसम कैसा है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, वीकेंड लाहौरियों का कैसा गुजरेगा, बारिशें होंगी या नहीं, ये हम जानेंगे। मायदा हमारे साथ होंगी। इसके साथ साथ हमने ये भी जाने एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, बाहर क्या सूरत हाल है। जी मायदा, कहिएगा मौसम आज कैसा है, टेम्परेचर मैक्सिमम कितना रहेगा, वीकेंड कैसा रहेगा? शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर लाहौर में जो है इस टाइम सूरज का फुल पारा हाई है। शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात की जानिब से 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक मौजूदा दर्जा हरारत अभी जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी की शिद्दत में खासा इजाफा देखने में नज़र आया है। रमज़ानुल मुबारक के महीने के साथ शहरियों ने रोज़े रख के जब सफ़र कर रहे हैं तो उनको खासी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है। आज मैं भी जब आ रही थी सफ़र में तो जो धूप की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा तेज़ महसूस की जा रही है। 2 किलोमीटर फ़ी
घंटा की रफ्तार से सिर्फ हवाएं चल रही हैं, जो हमारे इस धूप की कमी को जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं कर पा रही हैं। उसी के साथ 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो दर्जा हरारत जाने के इम्कानात तक ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हमारे शहरी जो हैं वो बारिश की दुआएं मांगते हुए नज़र आ रहे हैं कि बारिश हो और मौसम जो है वो थोड़ा सा तब्दील हो, क्योंकि रोज़े के साथ जो इस गर्मी को बर्दाश्त करना जो है वो हमारे शहरियों के लिए हादसा उनके लिए मुश्किलात का बाइस है। जो मौजूदा दर्जा हरारत इस टाइम 31 रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से 30% सिर्फ हवा में नमी का तनासुब रिकॉर्ड किया गया और साथ ही साथ 24 घंटे में जो है महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया कि बारिशों के जो है वो अमकानात ज़ाहिर नहीं किए गए और आइंदा हफ्ते में भी जो है वो बारिशों के अमकानात ज़ाहिर नहीं किए गए, जिसके बायस जो है गर्मी इसी तरह से बरकरार रहेगी शहर में। जी, गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी क्योंकि बारिशों के कोई इम्कान नहीं, और ये हम आपसे हर रोज़ ही शेयर कर रहे हैं कि आगे मौसम मज़ीद जो है गर्म होने वाला है। तो रमज़ान चल रहा है, जैसे ही आप रोज़ा अफ्तार करें तो सहर तक का जो वक्त है उसमें पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा करेंगे, डिहाइड्रेशन के मसाइल से आप बच सकेंगे। अच्छा जी, आगे हमने बढ़ना है और सेगमेंट अगला शामिल करना है। मोबाइल अगर आपने ख़रीदना है तो आज रेडमी के हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं। पहला मोबाइल कौन सा है जी? रेडमी पोको M3 मोबाइल है। कीमत इसकी है 25,999। रेडमी 9C मोबाइल है 22,999 रुपये का। रेडमी 8 मोबाइल है 22,499 रुपये का। और इसके बाद नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है रेडमी 10 मोबाइल और इसकी प्राइस है 28,499 रुपये। अच्छा जी, ये तो थे मोबाइल के रेट। अगर आपने मोबाइल ख़रीदना है तो आपको हमने बता दिया जी कौन सा मोबाइल किस कीमत पर अवेलेबल है। अगर अब आपने सब्जियां ख़रीदनी हैं, गोश्त की ख़रीदारी करनी है, अंडों की ख़रीदारी करनी है, क्योंकि रमज़ान है इन चीज़ों का इस्तेमाल डबल हो जाता है, तो आपको बता देते हैं जी आज के भाव क्या है। हसनैन होंगे इस वक्त रमज़ान बाज़ार में और वो बताएंगे जी वहाँ पर क्या हालात हैं, कितने की चीज़ें मिल रही हैं, रेट लिस्ट वहाँ की क्या है। ओवर टू यू। जी, हम इस वक्त टाउनशिप सस्ता रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं और अगर यहाँ पर इंतज़ामात की बात की जाए तो कतरे बेहतर इंतज़ामात दिखाई दे रहे हैं। चीनी आटे का जो स्टॉल है वहाँ पर कोई भी रश देखने में नहीं आ रहा। अगर बात की जाए यहाँ पर फ्रूट और जो सब्ज़ी के स्टॉल हैं वहाँ पर ज़्यादा रश दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही कोई ख़रीदार आता है उनको उसी वक्त उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो अशिया हैं वो दे दी जाती हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर दूसरे जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, चाहे वो दालों के हैं, बेसन के हैं या फ्रूट्स के हैं, तो उनके ऊपर भी जो मैनेजमेंट की जानिब से काफ़ी बेहतरीन इंतज़ाम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो शहरी खरीदो फरोख्त करने के लिए आए हुए हैं उनसे बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पर आए हैं उनको कैसा इंतज़ाम। सर, मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पर आए हैं, आपने खरीदो फरोख्त की है, आप बताएं बाज़ार से जो चीज़ें आपको मिलती हैं यहाँ से मिलने में कोई सब्सिडी आपको लगा है कि चीज़ें बेहतर हैं? जी बिल्कुल सब्सिडी है इसमें, बिल्कुल है। बाहर ये 150-170 का है और इधर 101 रुपये का है। दाल बाट 150 रुपये की है, इधर 102 रुपये की है। सब्सिडी तो है। और तो आप समझते हैं कि यहाँ पर टाउनशिप मॉडल बाज़ार में जो रमज़ान बाज़ार लगाया गया है इंतज़ामात बेहतर हैं? जी, ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा कदम है और इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये बहुत अच्छा चीज़ है। जी बिल्कुल, ये शहरी हैं जो गवर्नमेंट की जानिब से किए गए इक़दामात हैं। मॉडल बाज़ार में जो टाउनशिप यहाँ पर रमज़ान बाज़ार लगाया गया है, कदरे बेहतर इंतज़ामात है। यहाँ पर हमारे साथ तर्जुमान है, उनसे भी बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया गया है, साथ ही साथ जो मॉडल बाज़ार है उसकी मैनेजमेंट है, उनकी जानिब से भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, तो हमारे शहरियों को क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर हासिल हैं सस्ता रमज़ान बाज़ार में और साथ ही साथ जो मॉडल बाज़ार में जो मैनेजमेंट की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए? यहाँ पे सबसे पहले तो बात की जाए, यहाँ पे तमाम चीज़ें सस्ती और मेयारी मिलती हैं। शहरियों को अगर जितना भी सामान यहाँ पे चाहिए, वो सारे हफ्ते का सामान ख़रीदना चाहें या रोज़ाना की बुनियाद पे ख़रीदना चाहें, वो यहाँ पे मॉडल बाज़ार में आए। डीसी रेट से हम 15 से 20 रुपए तक सस्ती फराहम करते हैं। इसके अलावा जो हमारे ज़रिए फेयर प्राइस शॉप्स हैं, यहाँ पर भी चीज़ें जो हैं इंतहाई सस्ती 13 मुख्तलिफ आइटम्स के ऊपर 25% से ज़्यादा जो राइत है वो दी जा रही है। इसके अलावा मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सीनियर सिटीज़न कैंप लगाया गया है। रोज़े की
हालत में 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद घर बैठे सिर्फ एक फ़ोन कॉल करें, उनको सामान उनके घर में पहुंचा दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी जो करियाने की आइटम्स हैं, बाकी जो चीनी का स्टॉल है और आटे का स्टॉल है, उसके ऊपर भी तमाम इंतजामात मैनेज किए गए हैं। अच्छा, बिल्कुल मैनेजमेंट की जानिब से बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, यानी कि जिनकी जो उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनकी रजिस्ट्रेशन के बाद अगर उनको जो भी चीज़ चाहिए हो वो एक फ़ोन कॉल करें और वो जो तमाम सामान है उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। बेहतरीन इंतजाम यहाँ पर दिखाई देने में आए हैं। यहाँ पर शहरियों की जानिब से किसी किस्म की जो शिकायत है वो नहीं की गई और साफ़ सुथरे स्टॉल्स हैं, माहौल बहुत अच्छा है। चीनी आटे के स्टॉल के ऊपर कोई किसी किस्म का रश नज़र नहीं आ रहा। जी अच्छा जी, यहाँ तो हालात अच्छे हैं और लोग भी जो आ रहे हैं वो सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं जी कि रमज़ान बाज़ार में उन्हें जो है चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मीट रेट्स हैं मेरे पास। ज़ैनत शॉप पे अगर आप जाएंगे तो जी बीफ पर केजी मिलेगा 649 रुपये में और बीफ मिन्स आप खरीद सकते हैं 935 रुपये किलो। मटन पर केजी 1150 और मटन मिन्स 1888 रुपये। चिकन के रेट क्या है? जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 244 रुपये में मिलेगी और इसका बना हुआ गोश्त 354 रुपये में। इसके बाद एग रेट्स हैं मेरे पास। रिटेल प्राइस के मुताबिक 130 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। होलसेल पे जाएंगे 128 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और इसके बाद गोरमे से अगर आप खरीदारी करने के लिए जाएंगे 129 रुपये दर्जन में यहाँ से आप खरीदारी कर सकेंगे। ये रेट लिस्ट हमारी हो गई है मुकम्मल। और अगर अब आपने बचत करनी है तो बचत कैसे हो सकती है, प्रमोशन पर और सेल्स में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, हम अपना सेगमेंट शामिल कर लेते हैं बचत बाजार। अच्छा जी, कारफोर पे क्या चीज़ें आपको प्रमोशन पे मिल जाएंगी? नेस्ले मिल्क पैक है और ये अगर आपने ख़रीदना है रिटेल प्राइस 2190, प्रमोशन पर 1919 का मिलेगा, 271 रुपये आपके बचे। सबरोसो नगेट्स हैं जी, रिटेल प्राइस 720 रुपीज़ हैं और प्रमोशन पर 449 रुपीज़ में मिलेगा, 271 रुपीज़ इस पे आप बचा सकते हैं। करशी जामे श्रीरी रिटेल प्राइस 290 रुपीज़, प्रमोशन पर 245 में मिलेगा, इस पर आप पूरे 45 रुपये सेव कर सकते हैं। डालडा कुकिंग ऑयल और इसकी रिटेल प्राइस 2319, प्रमोशन पर मिलेगा 2472 का और 153 रुपीज़ आपके बच जाएंगे जी। जी तो नाज़रीन, ये थी प्रमोशन पर चीज़ें कारफोर पर जो अवेलेबल हैं। आप जाकर अपने पैसे बचा सकते हैं, ख़रीदारी कर सकते हैं। आप जी अगर आपने शॉपिंग करनी है तो ब्रांड्स कौन कौन से हैं जहां ऑफ लगी है? स्टाइलो पर अगर आप जाएंगे अप टू 20% ऑफ। डाइनिप्स पर अगर आप जाएंगे अप टू 50% ऑफ। जी तो नाज़रीन, सेल्स और प्रमोशन आपके साथ शेयर कर ली। करेंसी रेट्स में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जैसे हम आपसे हर रोज़ डिस्कस करते हैं। कल भी शेयर किया कि डॉलर की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। तो जब डॉलर की कीमत में इजाफा होता है, बाकी करेंसी में भी हम देखते हैं कि ऊपर नीचे होती है, कुछ रेट में डिफरेंस आता है। तो जी आज की रेट लिस्ट क्या है, शामिल करते हैं अगला सेगमेंट माल का हाल। शेयर करेंगे आपके साथ लिस्ट। जी तो ये हैं जी करेंसी रेट्स। आपने जान लिए कि करेंसी रेट्स क्या हैं, अपडेट हमने आपको कर दिया।
रमज़ान में जो हमने नया सिलसिला शुरू किया था आपकी हेल्थ के लिए, हमने कहा था कि जी हम आपको बताते रहेंगे कि आपने रोज़ों के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज आसान है, आप थकेंगे भी नहीं और बहुत आराम से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेगमेंट शामिल करते हैं आज की हेल्थ डिटेल। फिटनेस ट्रेनर मुजाहिद हमें ज्वाइन करेंगे जो कि बताएंगे कि आज कौन सी एक्सरसाइज जो है आप अपने शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं। जी मुजाहिद। है वो है कार्डियो सेक्शन। कार्डियो सेक्शन से हम अपना फैट बर्न करेंगे, हमारा जो फिटनेस गोल है उसको अचीव करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान शरीफ का आगाज़ हो चुका है। अगर आपको रोज़ा है तो ये वर्कआउट आप अफ्तारी से 15 से 20 मिनट पहले कर सकते हो। और इसमें चंद एक्सरसाइज जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो ये हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी वो है हाई नी टैप। हाई नी टैप किस तरह करना है? लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 25 ईच 25 ईच। ये हमारा एक सेट होगा। देन हमने करना है जंपिंग जैक। जंपिंग जैक के लिए आपने करना है ये 1 2 3 4 5। ये भी आपने 50 रेपिटेशन करनी है। इसके भी आपने 4 सेट करने हैं। अब चलते हैं हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में हम करेंगे माउंटेन क्लाइंब। माउंटेन क्लाइंब किस तरह करना है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये है माउंटेन क्लाइंब की एक्सरसाइज। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करके आपने 20 ईच साइड और 20 ईच साइड करेंगे। जितने रेपिटेशन आप हाई करते जाएंगे आपका कार्डियो उतना ही टफ और इफेक्टिव होता जाएगा। अब करते हैं हम अपनी फोर्थ एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज करने के लिए हम करेंगे बर्पीज़। और बर्पीज़ जो है ये बर्पीज़ जो है बहुत इफेक्टिव और बिगनर्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव है और आप इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हो। बर्पीज़ के लिए आपने करना है ये फिंगर आपके जो है आपके पाँव की यहाँ पे होनी चाहिए। 1 2 3 4 5। ये वॉक करे तो आपने नीचे जाना है और वापस आपने इसी पोजीशन में आना है 1 2 3 4 5। और इस तरह कर आपने 10 रैप करने हैं। ये था हमारा आज का कार्डियो। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। जी, तो इसका फीडबैक भी आपने देना है। जब आप ट्राई करेंगे तो आपने बताना है कि जी कितना इफेक्टिव रहा है। सो ये तो थी हेल्दी टिप। आज के टोटके में हम आपको बता रहे हैं कि आप इफ्तार में क्या चीज़ें खा सकते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। तो शामिल करते हैं आज का टोटका। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमनीम आज आपके साथ नए एपिसोड के रमज़ान के एपिसोड में आज हम बताएंगे कि इफ्तारी पे क्या खाना चाहिए। हम लोग बाज़ औक़ात बहुत गलत कर जाते हैं, तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा ले लेते हैं या पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे हमें बाद में पछतावा भी होता है और पशेमा होते हैं कि आज हमने अपने साथ क्या किया। और इससे बहुत सी बीमारियां भी हो जाती हैं। जिस तरह से मौसम भी बदल रहा है तो बहुत तेज़ी से हम ठंडा पानी भी पी लेते हैं। तो हम आज ये बताएंगे आपको कि इफ्तारी पे क्या चीज़ लेना चाहिए। सबसे पहले हम सुन्नत को पूरा करते हुए खजूर खाएँगे। खजूर बहुत एनर्जेटिक होती है और इसका लेने से हमें पूरी एनर्जी मिल जाती है एक दफ़ा इफ्तार के खोलने की। तो उसके बाद फिर हम अगर थोड़ा सा फ्रूट चाट जो बड़ा हमारे यहाँ शौक़ से खाई जाती है, सब लोग बनाते भी हैं, वो ले ली जाए तो बहुत अच्छा है। इसी तरह अगर हम हर रोज़ अपने इफ्तार को तब्दील करते रहें और मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ को अप्लाई करते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी फ्रूट चाट कर लें और कभी आलू चने की चाट कर लें। आलू चने की चाट में भी बहुत एनर्जी होती है। इसी तरह लोबिया और आलू की चाट भी कर सकते हैं। खाली लोबिया और लाल बीन्स जो उनसे होते हैं, रेड बीन्स जो होते हैं, उनकी चाट भी हम बना सकते हैं। इसके साथ हम दही का इस्तेमाल भी रख सकते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम पकौड़े जो हमारे सबके फेवरेट होते हैं और उन पकौड़ों में हम कभी सब्ज़ियाँ, आलू जैसे गोभी और सब्ज़ियाँ हम मिक्स करके बना सकते हैं या चिकन या इसमें हम प्याज वाले पकौड़े बनाएं और उनको हम आराम से जब तल रहे हों तो उसके तेल को थोड़ा सा हमें निचोड़ लेना चाहिए। एरम आपा हमारे साथ ही, थैंक यू सो मच। आपने हमारे साथ मौजूद थी और बताया कि किस तरह से हेल्दी चीज़ें, हेल्दी फूड हम अपने इफ्तार का हिस्सा बना सकते हैं। माह मुबारक का आज पहला जुमा है। कौन कौन सी इबादत आप कर सकते हैं, माह मुबारक के पहले अशरे की अहमियत क्या है और इसके साथ साथ खुसूसी इबादत का एहतमाम किस तरह से किया जा सकता है, हम ब्रेक के बाद आकर डिस्कस करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना।
स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम डिस्कस करने वाले हैं माह मुबारक का आज पहला जुमा है, अहमियत क्या है इस दिन की, माह मुबारक की अहमियत क्या है, रोज़ेदारों की अहमियत क्या है, रोज़ेदारों के लिए क्या खुसूसी अहकामात हैं। हम रोज़ा ज़रूर रख लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां हम रोज़े के साथ ऐसी कर जाते हैं कि हमारे रोज़े का सवाब भी हमें उस तरह से नहीं मिल पाता। रोज़ेदारों के लिए खुसूसी अहकामात क्या हैं वो भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं तारुफ कराना चाहूँगी जी। मजहबी स्कॉलर हैं अल्लामा हसन हमदानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अपने मेहमान खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमें अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर से इस रहमतों बरकतों के महीने से नवाजा और हम अल्लाह ताला के करम से माह मुबारक के रोज़े रख रहे हैं। अहमियत क्या है माह मुबारक की, रोज़ेदारों के लिए क्या अहकामात हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व खनासमईन। रमज़ान मुबारक यकीनन खुदा की तरफ से एक ऐसी नेमत, एक ऐसा तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला ने मोमिनीन को अता फ़रमाया है। और इस माह मुक़द्दस के बारे में एक मुसलसल ये 3 महीने रजबुल मुरज्जब, शबानुल मुअज़्ज़म और रमज़ानुल मुबारक, ये मुसलसल 3 महीने ऐसे हैं कि जिनके हदीस में अगर देखा जाए तो हदीस में इस हवाले से मिलता है कि रजबुल मुरज्जब के मुताबिक खुदा फरमाता है कि वो मेरा महीना है, और शबानुल मुअज़्ज़म के लिए खुदा फरमाता है कि ये मेरे मोहम्मद का महीना, मेरे महबूब का महीना है। और रमज़ान मुबारक के लिए कहा कि ये मुस्तफ़ा की उम्मत का महीना है, और नबी अकरम ने फरमाया कि ये मेरी उम्मत का महीना है। तो इस माह मुक़द्दस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा है, उसकी अज़मत खुतबा शाबानिया के नाम से मारूफ़ है। नबी अकरम अलैहि वसल्लम ने जुम्मतुल मुबारक को यानी शवाल मुअज़्ज़म के आखिरी जुम्मतुल मुबारक को एक खुतबा इरशाद फरमाया जुम्मे का, और जुम्मे के खुतबे में इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास ऐसा महीना आ रहा है दुईतुम इला ज़ियाफ़तिल्लाह, कि वो महीना तुम्हें खुदा के दस्तरखान का मेहमान बना देगा। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब माज़रत के साथ यहीं से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे। अभी एक अहम खबर हमने अपने नाजरीन तक पहुंचानी है जी, तो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और हम गुफ्तगू कर रहे थे जी जो खुतबा दिया गया था शाबान के आखिरी जुमे। जी अल्लामा साहब। अमीरुल मोमिनीन इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से ये रवायत है, और अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं रसूल अकरम ने फरमाया कि ये माह मुक़द्दस ऐसा है कि जिसमें अनफासुकुम फ़ीही तस्बीह, कि जो रोज़ादार जब सांस लेगा तो उसका सांस लेना भी तस्बीह खुदा शुमार होगा। व नौमुकुम फ़ीही इबादा, इसमें अगर इंसान सो भी जाएगा तो वो इबादत शुमार होगी। इसकी उलमा ने तशरीह की है और तफसीर बयान की कि यानी कि एक मुबाह काम अगर इंसान करेगा तो उसको भी इबादत शुमार किया जाएगा। यानी अगर इंसान फ़र्ज़ किया ज़िक्र खुदा नहीं करता, ज़िक्र तस्बीह नहीं करता और ख़ामोश रहता है तो उसका ख़ामोश रहना भी इबादत है, सो जाता है तो सो जाना भी उसका इबादत है। यानी ये ऐसा महीना है कि जिसमें अगर इंसान एक कुरान की आयत की तिलावत करता है तो खुदा पूरे ख़त्म कुरान का उसको सवाब अता फ़रमाता है। यानी अगर आम दिनों में आप एक कुरान की आयत की तिलावत करते हैं तो वो एक आयत शुमार होती है, और अगर माह रमज़ान मुबारक में कुरान की एक आयत की तिलावत की जाती है तो वो पूरे कुरान के ख़त्म का सवाब देती है। और ये माह मुक़द्दस ऐसा है कि जिस माह मुक़द्दस में रवायात में मिलता है कि बाकायदा इंसान को खुदा की तरफ दावत दी जाती है और खुदा की तरफ बुलाया जाता है, और उसके नतीजे में ये होता है कि शैतान को जो है इस माह मुक़द्दस में कैद कर दिया जाता है, और इंसान जो है वो अपने परवरदिगार की तरफ राग़ब रहता है, और नमाज़ों की सूरत में, कुरान की तिलावत की सूरत में, और दीगर अज़कार और अदिया की सूरत में। इस माह मुक़द्दस में इंसान के लिए खुदा की रहमत के दरवाज़े खुले हैं। अब ये इंसान के ऊपर है कि वो खुदा की रहमत को कितना समेटता है, क्योंकि परवरदिगार आलम ने इंसान को जहाँ आज़ाद छोड़ा है, मुख्तार करार दिया है, वहाँ अकल की नेमत से इंसान को मालामाल किया है। वो इंसान के जो अपने तारीफ नुकसान और नफ़े का फ़ैसला कर सकता है और दानिश और अकल और फ़हम फ़रासत रखता है, उसको तवज्जो करनी चाहिए कि इस माह मुक़द्दस में उसको अपने परवरदिगार को राज़ी करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि पूरे साल में खुदा जितने गुनाहगारों को माफ़ करता है, रमज़ान मुबारक के महीने में उतने तनहा इस माह मुक़द्दस में उतने ही गुनाहगारों को खुदा माफ़ करता है। यानी पूरा साल इंसान अगर ख़ता करता है, गुनाह करता है, तो खुदा ने रहमत का दरवाज़ा इंसान के लिए खोल दिया है कि इस माह मुक़द्दस से इस्तिफ़ादा करे, खुदा की तरफ लौट आए, खुदा की तरफ पलट आए, खुदा की तरफ रजू करे तो खुदा उसके गुनाहों को माफ़ कर दे। खुदा चूँकि रहीम व करीम है और उसने इंसान के लिए बहाने तराशे हैं, इंसान के लिए रास्ते दिए हैं। इंसान के जो उसको जब अल्लाह ने खल्क किया तो खल्क करने के फ़ौरन बाद फ़रिश्तों से कहा था वाइज़ा
सवै तो वन फ़ख्त फ़ीह मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूँ तो इसका इम्तिहान लिया जाए, अगर ये तुमसे इल्म में बड़ा हो तो तुम सब इसके सजदे में गिर जाना। तो जब इंसान का इम्तिहान लिया गया तो फरिश्तों से ये औला करार पाया, इसने बाकायदा उस अस्मा का मुसम्मियात पे उनको मुतमक्कन किया, और उसके बाद फिर खुदा ने कहा कि आप सजदे में गिर जाओ, तो सब सजदे में गिरे, शैतान नहीं गिरा। शैतान उस वक्त खुदा से कहा, परवरदिगारा मैंने जो तेरी इतनी इबादत की है कि इसके बदले में तू मुझे इसी दुनिया में कुछ अता कर, चूँकि आखिरत में तो मेरा हिस्सा नहीं रहा। तो अल्लाह ने कहा मांग तू क्या मांगता है? कहा कि मैं सिरात मुस्तकीम पे बैठ जाऊँगा और आदम की सारी औलाद को तेरे रास्ते से उचक लूँगा। और दूसरी मंजिल पे कहा कि लाग़वियन्नहुम जमीआ इल्ला इबादकहुमुल मुखलिसून, कि सवाए तेरे मुखलस बंदों के सबको तेरे रास्ते भटका दूँगा। ये माह मुक़द्दस वो है कि जो जिस तरह रमज़ान मुबारक का महीना में कि ये खालिस करता है, यानी मुखलिस बंदों को जुदा करता है। और ये माह मुक़द्दस जो है इसकी जो इज़्ज़त व एहतराम करता है, इसका एहतराम बजा लाता है, इसकी बरकतों को समेटता है, इसकी रहमत को समेटता है, यानी वो खुदा के मुखलिस बंदों में से हो जाता है। आपने बरकतों और रहमतों को समेटने की बात की, तो हम सभी की कोशिश ये होती है कि हम रोज़ा रख रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, तिलावत कुरान पाक कर रहे हैं, तो हम मैक्सिमम इस माह मुबारक की बरकतों को, रहमतों को समेटें। सबकी कोशिश ये होती है। रोज़ा रख के हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, किसी की दिल आज़ारी कर देते हैं। क्या रोज़ेदार को इन चीज़ों का ख्याल भी रखना है? यकीनन रोज़ेदार के लिए सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने मुंह का रोज़ा रखे, बल्कि पूरे वजूद का रोज़ा होगा। आँख का भी रोज़ा, ज़ुबान का रोज़ा, कान का रोज़ा। और रोज़ा तभी रोज़ा है कि जब वो पूरे वजूद के साथ खुदा के माज़र में हाज़िर हो, पूरे वजूद के साथ सौम बिल बदन जसद हो, अपने पूरे वजूद के साथ वो रोज़ा रखे। आँखों का भी रोज़ा रखे, कानों का भी, ज़ुबान का भी, हत्ता कि अपनी सोच और फ़िक्र का भी, अपनी निगाह का भी उसका रोज़ा हो। अगर ये सारी चीज़ें हामिल हों तो फिर इसके लिए कि उसी के लिए है कि इबादतुकुम फ़ीह मकबूल, कि इसमें तुम इबादत करोगे तो तुम्हारी इबादत यकीनन खुदा की बरगाह में कबूल शुदा है। बाकी महीनों की गारंटी नहीं है, वहाँ पे तुम्हारा अखलास, तुम्हारा खुजू खुशू, वो सारी चीज़ें खुदा की लुत्फ़ शामिल होगा। मगर इस माह मुक़द्दस के लिए कहा कि इबादतुकुम फ़ीह मकबूल, इसमें तुम जो इबादत करोगे वो खुदा की बरगाह में हर सूरत कबूल शुदा है। यानी कि अगर तौफ़ीक़ खुदा मिलती है तो इंसान इबादत करता है। और इसमें देखें कि इंसान जो है वो वाक़तन आप देखते हैं कि आम दिनों में इंसान खुदा की तरफ उस तरह मुतवज्जह नहीं होता, लेकिन रमज़ान मुबारक होता है, मस्जिदें भर जाती हैं, लोग जो है खैरात करना शुरू कर देते हैं, अफ्तार के लिए दावतें देना शुरू कर देते हैं, भूखों को खाना खिलाने लगते हैं, मसाजिद में अफ्तार, मसाजिद में मतलब खिदमत करने लगते हैं। कोई लाइट का एहतमाम, कोई सफ़े बिछवा रहा है, कोई जो मस्जिदों के काम रह गए हैं वो कर रहे हैं, खुदा के घर को संवारने लगते हैं लोग। यानी ऑटोमेटिकली इंसान का वजूद खुद इसकी तरफ जो है सोच और फिक्र गामजन हो जाती है, क्योंकि खुदा ने उसको मंजिल पे उसको ये इतना तौफीक अता फरमाता है कि इंसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तरफ बढ़े और मेरी तरफ राग़ब हो। जब इंसान अल्लाह की तरफ राग़ब होता है तो खुदा मुताल जो है उसकी बातों भी कबूल फरमाता है और फिर उसके वजूद को पूरे को हिम्मत देता है कि वो अपने पूरे वजूद के साथ खुदा के माज़र में हाज़िर हो। सही, और पूरे वजूद के साथ वो रोज़ा रख सके। सही, हमने यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन आगे जोड़ना है और रोज़ेदारों के लिए खुसूसी अहकामात क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ पहले अशरे को हमने डिस्कस करना है, कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, कब कब पढ़नी चाहिए, इसकी अहमियत क्या है। ब्रेक के बाद आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप तक पहुंचा दिया है जी। रोज़ेदारों के लिए खुसूसी अहकामात क्या हैं, हम ये डिस्कस कर रहे थे जी। अल्लामा से मैं अर्ज़ कर रहा था कि रमज़ान मुबारक ऐसा माह मुक़द्दस है कि जिसमें इंसान खुदा की तरफ राग़िब होता है। रोज़ेदारों के लिए जो मुहिम तरीन आकाम है, मुहिम तरीन खुदा का हुक्म है, उसमें यही है कि खुदा जो हमसे चाहता है हम उसकी तरफ आगे बढ़े। खुदा हमसे क्या चाहता है? खुदा खुद कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या साहिबान ईमान, हमने आपके रोज़े फ़र्ज़ किए हैं उसी तरह जिस तरह पहली कौमों में फ़र्ज़ किए थे। और नतीजतन खुदा चाहता कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि हम मुत्तकी हो जाएँ, हम परहेज़गार हो जाएँ, हम साहिब तक़वा हो जाएँ। यानी हम खुदा परवरदिगार आलम के माज़र में ख़ुद को हाज़िर रखें। और तक़वा की जो आसान तरीन तारीफ़ की गई है वो ये है कि जिस तरह के इंसान एक ऐसी पगडंडी से गुजर रहा है कि जिसके दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ हों और इंसान उस पगडंडी से गुजरे और अपने लिबास को इस तरह बचा के गुजरे कि वो कांटेदार झाड़ियों में उलझ ना जाए, ताकि उसका लिबास फटने से और उसका लिबास उलझने से महफूज रहे, ऐसे वो कांटेदार झाड़ियों से गुजर जाए। यानी हर तरफ शैतान के जाल बिछे हुए हैं, शैतान ने कांटेदार इंसान के लिए फैलाए हुए हैं, कांटेदार झाड़ियाँ बनाई हुई हैं। अब उनके दरमियान में से इंसान ने गुजरना है और इस हालत में गुजरना है कि वो अपने परवरदिगार के माज़र में रहे,
खुदा का बंदा बनकर, अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर उनके दरमियान से अपने सफ़र को जारी रखे। और ये मुख्तसर सा सफ़र जो उसकी पैदाइश से लेकर उसकी कब्र तक का है, या यूँ कहूँ कि अजान से लेकर नमाज तक का जो सफ़र है, इस सफ़र के दौरान वो इंसान इतना मोहतात रहे कि किसी लाज़े में जो है वो खुदा की मसीहत से ख़ुद को महफूज रखे। और ये माह मुक़द्दस ऐसा है कि जो इंसान को पंक्चुअलिटी अता करता है और ख़ुद खुदा की तरफ राग़ब करता है। अल्लामा साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जुमे का आज मुबारक दिन है, कौन कौन सी इबादत का एहतमाम किया जा सकता है आज? मकतब अहल-ए-बैत में रमज़ान मुबारक के हर दिन के हवाले से अलहदा से दुआएं मौजूद हैं। मसलन रमज़ान मुबारक के पहले दिन कौन सी दुआ है, दूसरे दिन, हर दिन के 30 दिनों के लिए दुआएं मौजूद हैं। 30 की 30 रातों की दुआएं मौजूद हैं। 30 के 30 दिनों के लिए अमाल मौजूद हैं, और इसी तरह 30 के 30 रातों के लिए अमाल मौजूद हैं। इस तरह जुम्मतुल मुबारक का दिन ये जो है, इस आम अय्याम में हो, आम महीनों में हो, तो भी इसके लिए कहा गया कि ये जो दिन होता है ये सैयदुल अय्याम है, तमाम दिनों का सरदार होता है। और रमज़ान के जो जुम्मे हैं ये रमज़ान के दिनों के सरदार हैं। तो इस पूरे हफ्ते का सरदार जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने हमें तौफीक अता फरमाई है। इसमें जो सबसे ज़्यादा करने वाली इबादत है और बड़ी आसान इबादत है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक है, कि कसरत से नबी अकरम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ा जाए, कसरत के साथ इस्तग़फ़ार किया जाए, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की जाए, और खुदा मुताल जो है वो इंसान के गुनाहों को माफ़ करके इंसान को खुदा के करीब कर दे। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको आज के दिन इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी तमाम तर मुश्किलात को आसान फरमाए और हमारी मग़फ़िरत भी फरमाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। खुश आमदीद। आपको ब्रेक के बाद एक बार फिर से कहेंगे, जुमे का मुबारक दिन है। हमने स्पेशल आज का शो भी किया कि रोज़ेदारों के लिए क्या अहकामात हैं, माह मुबारक का पहला जुमा, इसकी अहमियत क्या है। तो यहाँ पर ज़रूर हम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है वह दियानात पेश करेंगे, क्योंकि आज का दिन जो है वह बरकतों का दिन है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी, मोहम्मद अहमद अमजद ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि नात ख़्वान है और जो कि सादत हासिल करेंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जी अहमद। जी, रमज़ान शरीफ का महीना जा रहा है जैसे कि, तो हाज़िरी के मतलब 2-3 इशारे पेश करता हूँ।